मुझे फर्स्ट मूवी में चांस मिला शक्ति कपूर जी के साथ। शक्ति साहब ने मुझे सेट पे गाली दे दी और बोला कटवा दूंगा, कटवा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे शो वेलकम टू एडिट रूम। और आज हमारे साथ हैं मेरे नए मेहमान मिस्टर मनोज करोतिया जी। नमस्कार भाई, कैसे हैं? नमस्कार, मैं एकदम अच्छा हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। अमित भाई मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और बस दोस्ती बनी रहे, सब कुछ ओके। बोलिए सर। तो मनोज भाई, आज हम रूबरू हुए हैं, अपने दर्शकों से आपकी जान पहचान कराएंगे और आपके एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे अपने दर्शकों के साथ। तो जब हम मिले थे, लगता है बहुत टाइम हो गया, 10 साल हो गया होगा। और उस समय आप डायरेक्शन करते थे? जी हाँ, ये बात सही है कि मैं उस समय डायरेक्शन करता था, पर डायरेक्शन में भी मैं किसी कारणवश आया था क्योंकि मुझे एक्टर ही बनना था। अच्छा। और मैं सोचता था कि यार मैं इतना स्ट्रगल करूंगा। उस जमाने में चप्पलें बहुत घिसी हमने, लोगों के ऑफिस में जाते थे, अपने फ़ोटो देते थे। मोबाइल ये सब तो था नहीं, आज तो डिजिटल इंडिया है, सोशल मीडिया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो हम जाते थे, अपने फ़ोटो देते थे और बस बोलते थे सर प्लीज़ हमारे लिए कुछ हो तो ज़रा बताना। तो हम जैसे ही ऑफिस से बाहर निकले और हमारे फ़ोटो को फाड़ के कचरे के डब्बे में डाल देते थे। वो दिन झेले हमने। तो हमने सोचा कि डायरेक्शन में घुसा जाए, कोई छोटा मोटा रोल होगा तो हम डायरेक्टर सर से बोल के कह सकते हैं कि सर ये मैं कर लूँगा, क्योंकि हमें एक्टर भी बनना था, एक्टिंग भी करना था। इस कारणवश मैं डायरेक्शन में घुसा। आप हैं कहाँ से और कौन से सन में आप मुंबई आए? एक्चुअली मैं हूँ तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहाँ मेरा एक छोटा सा गांव है डिवाई, जो एक छोटा सा कस्बा भी है। और मुंबई में तो मैं सर 1983-84 से हूँ, जबकि मैं 1983-84 से हूँ। मैं 1.5-2 साल का था तभी से मेरी मम्मी और पापा मुझे यहाँ ले आए। पापा मेरे कुक थे होटल में। ओके। और मतलब बचपन से ही मुंबई में हूँ और एक्टर बनने का जो सपना था वो मेरा, वो बचपन से ही था। पता है कि देखते देखते फिल्में वगैरह, अब आदमी मुंबई में तो हर आदमी सपना लेके आता है जी। और आप खुद ही मुंबई में थे, सपनों की नगरी में। आपको सपना लेके आने की जरूरत नहीं, आपकी तो खुद के सपने ही इधर पल रहे थे ऑलरेडी। आप खुद ही इधर पले सपनों में ही हैं तो सपने लाने की जरूरत ही नहीं आपको। जब आप इंडस्ट्री में आए, मतलब कैसे सोचा आपने? मतलब पढ़ाई के दौरान ही आपने सोचा कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है, या उस समय से आपकी एक्टिंग स्टार्ट थी, या जब कुछ होता है एक वक्त जब आपको इंटरेस्ट हुआ किसी के थ्रू या किसी से मिलने के बाद? होता है ना, बहुत सारी चीजें होती है जब आदमी मिलता है किसी ना किसी से, तो एक अलग सा जुनून। क्योंकि आज बच्चा पैदा होता है तो बोलता है मेरे को एक्टर बनना है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि वो टीवी में जिसको देख रहा है, डैडी मुझे ऐसा बनना है, पापा मुझे ऐसा बनना है, मम्मी मुझे ऐसा बनना है। तो बच्चा आजकल आप जिसको भी देखे, सबके बच्चे डांस करते हैं, सबके। पहले तो ऐसा था नहीं, पर अभी ऐसा है। अब आप मुंबई में रहते थे बचपन से, तो आपके लिए तो कोई बड़ी चीज तो थी नहीं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मम्मी पापा को भी देखा होगा, अरे ये आज फलाना आ रहा है तो फलाना ढिमके का है। तो उस समय आदमी के अंदर एक रहता ही है, माँ बाप ने ऐसा बोला। तो आपने इंडस्ट्री में आने का कब सोचा और कब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? सर एक्चुअली इंडस्ट्री में आना तो मैं बचपन से ही चाहता था, एक एक्टर बनना चाहता था। मैं आपको शुरू से बताना चाहूँगा कि मेरे पापा जिस होटल में जॉब करते थे, वहाँ से वो रिटायर हुए और फिर हम लोग सब गांव में शिफ्ट हो गए। गांव में शिफ्ट हो गए तो कुछ दिन हमारे ऊपर ऐसे आ गए कि बहुत बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत कठिनाई। कुछ काम नहीं था पापा के पास, मम्मी, हम सब लोग छोटे छोटे थे। मम्मी ने बहुत मुसीबतों से हमें पाला। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरी जर्नी है उसमें ये जो बात है ये कहीं ना कहीं फिट होती है। तो मैं सर उस समय मैं कुछ 1988 की बात है, 89-88 की, कि मैं कुछ 10-11 साल का था। हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई घर में, मतलब जो बोलते हैं आर्थिक समस्याएं, पैसा पानी, राशन पानी, डैडी का जॉब सारी चीज़ें। डैडी का जॉब छूट गया,
पापा ने यहाँ का घर भी बेच दिया मुंबई का। अच्छा। तो हम फाइनली वहाँ पर शिफ्ट हो गए। पर मेरा सपना था कि मैं मुंबई में जाऊँ और कुछ करूँ, एक्टर बनूँ, कुछ करके दिखाऊँ अपने गाँव वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ और अपने दोस्तों के लिए। तो सर मैंने क्या किया कि जब ज़्यादा परेशानी आ गई तो मैंने स्कूल अपना छोड़ दिया। स्कूलिंग आपकी यहाँ थी कि नहीं, गांव में। अच्छा, गांव में स्कूलिंग। जी हाँ, यहाँ से जाने के बाद पापा ने वहाँ एडमिशन मेरा करवा दिया था। हम्म। तो मैं अपने गांव में स्कूल में पढ़ने लगा, परेशानी आने लगी तो फिर मैंने स्कूल अपना छोड़ दिया। अब उस जमाने में मतलब मुझे एक्टर बनने का तो शौक पहले से ही था और मैंने एक छोटा सा जॉब किया जो पिक्चर पहले सिंगल स्क्रीन थिएटर चलते थे, उनमें मैंने जॉब किया। मैं सर पब्लिसिटी करता था वहाँ पर, फिल्मों की पब्लिसिटी। तो उस जमाने में मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म आई थी चरणों की सौगंध 1988 में। आप सबको याद होगा दोस्तों, चरणों की सौगंध 1988 में आई थी, जो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। और मैं मिथुन साहब का बहुत बड़ा पहले से ही फैन हूँ। उनकी आवाज़ में उनकी मिमिक्री मैं करता था। तो मैंने वो काम पकड़ा थिएटर में पब्लिसिटी करने का, मतलब हाथ में माइक लेने का और गले में भोंपू जो होता है वो टांगने का और पूरे शहर में पब्लिसिटी करने का। तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा मैं किस तरीके से पब्लिसिटी करता था जी। मैं करता था इस तरीके से, माइक हाथ में लेकर के। जी हाँ, मयंक टाकीज के सुनहरी पर्दे पर रोजाना 400 में देखिए चरणों की सौगंध। जी हाँ, आपके जाने पहचाने और मशहूर सितारे हैं मिथुन चक्रवर्ती। तो मैं चरणों की सौगंध पिक्चर का डायलॉग उस माइक में बोलता था। अच्छा, डायलॉग याद है? मैं बोलता था, जी हाँ बिल्कुल याद है मुझे, मेरे बचपन की यादें हैं सब। तो मैं बोलता था कि मयंक टाकीज के सुनहरी पर्दे पर रोजाना 400 में देखिए चरणों की सौगंध, सन 1988 का जोरदार धमाका। आपके जाने पहचाने और मशहूर सितारे हैं मिथुन चक्रवर्ती। तो मैं मिथुन जी की आवाज में डायलॉग मारता था, जब तक तुम मुझे अपना पति स्वीकार नहीं करोगी मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, अपनी माँ के चरणों की सौगंध है। तो ये डायलॉग जब मैं बोलता था तो पब्लिक थिएटर हाउसफुल। अच्छा। जी हाँ, थिएटर हाउसफुल हो जाया करता था और मुझे उस जमाने में 150 रुपया महीना मिलता था, यानी 5 रुपया रोज। अच्छा जी सर, 88 की बात कर रहे हैं? 88 की बात कर रहा हूँ। 5 बुलंदशहर में? जी हाँ, बुलंदशहर में 5 रुपये रोज मुझे मिलते थे। और फिर 5 रुपये में सर अब क्या कर सकते, उस जमाने में 5 रुपये बहुत ज्यादा हुआ करते थे 1988 में, आज से 30-35 साल पहले की बात है। बदन पे कपड़े नहीं हुआ करते थे, हाफ चड्डी में। फिर पिक्चर चेंज होती थी, नेक्स्ट मतलब कोई दूसरी फिल्म लगी थिएटर में, तो हम लोग एक भगोने में गम रहता था, वो गम अपने सर पे रखते थे और फिल्म के पोस्टर कंधे पर टांग स्टिकर चिपकाते थे, पोस्टर्स। ठंडियों में फिल्म के पोस्टर गम लगा करके दीवारों पर चिपकाना, अगले दिन फिर उसकी पब्लिसिटी करना। लेकिन मेरा सपना यही था कि मैं एक एक्टर बनूं। मैं एक एक्टर बनना चाहता था, पर मैंने उसके लिए कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने वो किया जो शायद ही किसी ने किया हो। तो वहां से ये जो जर्नी आपने बताया कि जब आप पब्लिसिटी वहां करते थे जी बुलंदशहर में जी, तो मौका कब मिला आपको मुंबई आने का? दोबारा आप मुंबई आए? उसके बाद मैं फिर दिल्ली गया। अच्छा। दिल्ली ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट में मेरे पापा जॉब पर लग गए थे, तो मेरे पापा ने वहाँ किराए पर घर ले लिया और वहाँ पर जो है मैं एक कंपनी थी उसमें धागा कटिंग का काम करता था, रेडीमेड कपड़ों की धागा कटिंग। धीरे धीरे मैं प्रेसमैन बना। अच्छा। और वहीं पर ओखला में एक तुगलकाबाद फाटक है, आपने शायद सुना होगा। मैं भी दिल्ली से, इसलिए तो शायद थोड़ा बहुत जानता ही हूँ मैं भी। वहाँ पे एक तुगलकाबाद फाटक है, वहाँ पे रेलवे ट्रैक था। मुझे पता है कि ये जो रास्ता है, ये जो ट्रैक है, ये जो लाइन है, ये सीधी मुंबई जा रही है। अच्छा, ये आपको पता था? मुझे ये पता था। तो मैं उस ट्रैक पर बैठ जाया करता था और गणपति बप्पा मुझे बम्बई भेज दो, मुझे बम्बई भेज दो, मुझे मुंबई जाना है, मुझे मुंबई जाना है, गणपति बप्पा मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। मैं रोता था वहां बैठ करके। धीरे धीरे वहां लोगों से मेरी पहचान हुई। रामलीलाओं में काम किया मैंने, रामलीलाओं में कॉमेडी करता था। बहुत सारे स्टेज शो मैंने दिल्ली में किए, दिल्ली में बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद गणपति बप्पा ने सुनी और मैं मुंबई आ गया। और ट्रेन के पटरी पे ट्रेन आ गई? जी हाँ। अच्छा, मुंबई आने के बाद फिर मैं अपनी बुआ के पास रहा। अब बुआ के पास रहा तो यहाँ भी वही कंडीशन कि मतलब आप समझ सकते हैं। हाँ, आदमी देखो कहीं भी जाएगा तो छत तो हर किसी को चाहिए ही चाहिए। जी।
चाहे मुंबई हो, बनारस हो, बॉम्बे हो, बुलंदशहर हो, जी जी बुलंदशहर टू बॉम्बे, जी जी आपके सफर यस सर कहीं भी आइए, छत तो हर जगह चाहिए आपको, चाहे बुलंदशहर हो या बॉम्बे हो। जी सर जी सर। तो 91 में मैं मुंबई आया और फिर मैंने चाय की दुकान पर काम किया। कहाँ? ये खारडंडा में, अच्छा। SNDT कॉलेज के ठीक सामने जून में हमारे यहाँ। वहाँ मैंने चाय की दुकान पर काम किया। वहाँ मुझे 250 रुपये मिलते थे और दिन में एक राइस प्लेट खाने के लिए। छोटा ही था, चाय लोगों को पहुँचाता था, अपना स्ट्रगल भी करता था। सपना यही था कि मुझे एक्टर बनना है। छोटा मतलब कितने छोटे थे? मैं सर उस समय कुछ 13-14 साल का था। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे बहुत सारे काम किए मैंने। मैंने क्या बताऊँ मैं आपके लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है। कितने साल के होंगे जब आपने चाय की दुकान पे काम किया? चाय की दुकान पर जब मैंने काम किया तो मैं कुछ 11-12 मतलब 13 साल का हूँगा मैं, 13 साल, 13 ईयर ओल्ड। और जब मैं इप्टा थिएटर मैंने ज्वाइन किया तो मैं 14-15 साल का था, यानी मैंने 1-1.5 साल चाय की दुकान पर काम किया। अच्छा। फिर मैंने इप्टा थिएटर ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने लोगों को मतलब बस स्टेज प्ले तो नहीं किया, पर वहाँ सीखा कि एक्टिंग कैसे होती है, स्क्रिप्ट कैसे पढ़ते हैं, डायलॉग कैसे बोलते हैं। मैंने किसी एक्टिंग थिएटर में मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। जो दिया है मुझे गॉड गिफ्ट है। मतलब आप थिएटर में आप स्टेज शेयर नहीं किया आपने, पर क्या है कि आपने लोगों को देखा है स्टेज करते हुए मैंने लोगों और को उससे आपने ऑब्जर्व किया कि कैसा मतलब कैसे एक्टिंग होती है और जी कैसे हाँ। एक्टिंग करते हैं। तो उसके बाद जो आप ऑडिशन के लिए जब जा रहे थे आप मुंबई में जी। कहीं तो कहाँ गए आप मुंबई में ऑडिशन के लिए? सर मैं ऑडिशन के लिए, मैं पहले तो आदर्श नगर ही था, यहाँ पर आते थे हम लोग ऑडिशन देने के लिए। आराम नगर था, महाराजा चार बंगला था, बहुत सारी जगहों पर ऑडिशन दिया मैंने। और फिर ऑडिशन देने के बाद मुझे फर्स्ट मूवी में चांस मिला शक्ति कपूर जी के साथ। अच्छा। फिल्म का नाम था राजा भाई लगे रहो, रवि किशन जी हीरो थे। बात ऐसी बनी कि मैं शक्ति कपूर जी के साथ काम कर रहा हूँ, तो सर अभी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ काम चाहिए था। तो मैं इतना खुश था कि मैं इतने बड़े एक्टर शक्ति कपूर जी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा कि साहब मैं शक्ति जी के साथ काम कर रहा हूँ, तो पब्लिक भी बोलेगी यार चलो अच्छा बंदा है, अच्छा काम किया है। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो मैंने अपना बेस्ट दिया। बेस्ट देने के चक्कर में शक्ति साहब ने मुझे सेट पे गाली दे दी। अच्छा। मुझे सेट पे शक्ति साहब ने गाली दी और बोला कटवा दूंगा। मुझे बहुत गंदी गाली दी। मैं कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहता। फिल्म रिलीज हुई, वो सीन मेरा कट गया, लेकिन पर्दे पे नाम जरूर था। अच्छा, मतलब सीन कट गया पर नाम था। धीरे धीरे फिर मैं डायरेक्शन में गया, 15-16 फिल्में डायरेक्शन की। यह हाथ भी मेरा डायरेक्शन में टूट गया। फिर लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद फिर हम बिल्कुल ही एकदम बेकार हो गए। कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई शूटिंग नहीं, कहीं बाहर आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। क्या करें, घर में बच्चे हैं। 2007 में शादी। बच्चों से याद है, जब ये जो आपने शक्ति कपूर की फिल्म, उस समय तक आपकी शादी हो गई थी? जी नहीं, ये 2004 की बात है। अच्छा, ये 2004 की बात है और शादी मेरी 2007 में हुई थी। 2007 में शादी हुई। तो क्या फैमिली यहीं पे आपने शादी किया कि बुलंदशहर में जाकर शादी की? नहीं, मैंने मम्मी के पसंद से शादी की, बुलंदशहर में शादी की। अच्छा, लव मैरिज नहीं था? लव मैरिज इंडस्ट्री में आने के मैं बाद लव में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि लव मैरिज जो होती है 10% ही सक्सेस होती है, 90% फेल। ऐसा है क्या? तो जो माँ बाप देखते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होता है और वो जिंदगी भर साथ देता है। सॉरी अगर आप किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ करना। मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखता। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, सोने पे सुहागा है, माता रानी जैसी मेरी वाइफ है, भगवान सबको दे। तो मेरी वाइफ खराब है? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर शादी के बाद जी भाभी को यहाँ लेके आए? जी हाँ, शादी के बाद मैं अपनी वाइफ को यहाँ लेके आया। उसके बाद भी आपका स्ट्रगल जारी था इसी में? हाँ, मतलब एक्टिंग के लिए? जी हाँ, स्ट्रगल जारी था मेरा। और लॉकडाउन लगने के बाद मैंने स्विगी में काम किया, जोमेटो में काम किया। मैंने सुबह 3:30 बजे उठ के मैं सुबह दूध डिलीवरी करता था यहीं DM नगर में। 40-45 लीटर में दूध अपनी बाइक पे रख के डिलीवरी करता था। बारिश पड़ रही है, कुछ भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ बच्चों का पेट पालना है, पेट भरना है, घर चलाना है। लेकिन लक्ष्य मेरा यही था कि मैं एक्टर बनूंगा, मुझे कुछ बनना है। सीरियल चल रहा है बाबा साहब के ऊपर? जी हाँ, मेरा एक सीरियल चल रहा है, NTV पर चल रहा था, अभी तो बंद हो गया है। एक महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
उसमें मैं भीमराव समर्थक हूँ और वो शो मैं 2 साल से कर रहा हूँ। उसी शो से मुझे पॉपुलैरिटी मिली है। अभी तक कुल मिलाकर मैं 50-55 शो मैं कर चुका हूँ और 3-4 मैंने क्राइम शोज भी किए हैं। एक सीरीज आई थी पिछले साल डॉक्टर अरोरा सोनी लीव की, वो भी मैंने की। और अभी मेरी 30 तारीख को एक और फिल्म रिलीज हो रही है, सीरीज है के मेनन सर के साथ, जिसका नाम है मुर्शीद। एक फिल्म मेरी द सीक्रेट ऑफ देवकाली, महेश माजरेकर, प्रशांत नारायणन, जरीना वहाब, संजय मिश्रा सर, इनके साथ आ रही है, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ देवकाली। और एक सीरीज मेरी अमेजॉन प्राइम की आ रही है, जिसका नाम है मटका किंग, जिसके डायरेक्टर हैं नागराज मंजुले, जिन्होंने सैराट जो बहुत सारी फिल्में बनाई। तो शूट हो चुका है जो अमेजोन वाली भी? हाँ, इसका शूट चल रहा है और मेरा शूट हो गया है, लेकिन अभी और होना बाकी है। शादी का और होना जी हाँ बाकी है। और एक बहुत बड़ी फिल्म मुझे मिली है माता रानी की कृपा से। नाम नहीं खोलूंगा, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो बाद में देखा जाएगा। बड़े स्टार हैं, बड़ी स्टार कास्ट है। ये समझ लो कि जिनके साथ मैं काम करने जा रहा हूँ वो इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं। सब माता रानी की कृपा है, आप लोगों की दुआ है। माता रानी की कृपा तो रहती है, बाकी आपके जो आपने इतने दिन तक मेहनत किया उसका फल है माता रानी जी के ऊपर इतना आपने भरोसा किया। तो भरोसा जब तक आप बनाए रखेंगे ना तो आपका हर काम होता जाता है। बिल्कुल ऐसा मेरे मतलब पूर्वजों ने कहा है, बिल्कुल। मेरे दादाजी कहते थे या मेरे डैडी कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि भरोसा अगर बना के रखोगे तो आपका काम होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि अब होता है आदमी बीच में कभी कभी लगता है कि क्यों जी भगवान के ऊपर भरोसा क्यों करना है, होता है मन में। माँ बाप से बच्चे नाराज हो जाते हैं तो वो भी माँ बाप जैसे ही हैं। बाकी आपकी ये जो जर्नी है, मतलब आपने स्विगी में भी काम किया, बता रहे मैंने दूध भी वो किया, जो भी किया, मैंने जोमेटो भी किया। हाँ जो भी जी सब जो आपने किया, इसमें मतलब क्या आपको ये सब करते समय अंदर से क्या फील आया आपको कि मुझे बनना है एक्टर? मैं इधर दूध वाला बन गया, इधर स्विगी वाला बन गया, इधर जोमेटो वाला बन गया। उसमें आपको फील लिया कि बनने तो एक्टर आए थे, बन गए डिलीवरी वाले? जी एक्चुअली क्या था कि कहीं दिल में लगता था यहाँ पर कि यार मुझे तो एक्टर बनना है और मैं डिलीवरी बॉय बन गया हूँ, स्विगी कर रहा हूँ, जोमेटो कर रहा हूँ। कोई बुरी बात नहीं है, अपना घर चलाना अच्छी बात है, मेहनत करो और अपना घर चलाओ। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करो, अपना घर चलाओ। काम करना कोई बुरी बात नहीं है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम सब बराबर होते, करने वाला बड़ा होता है। ठीक है सर, तो मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरे दिल में ये जरूर लगता था कि मैं कहाँ यार डिलीवरी बॉय बन गया यार, क्या करूं। बस वही भगवान से दुआ करता था, भगवान मुझे तो एक्टर बनना है, मैं क्या करूं। लेकिन वो करते करते भी मैं यहाँ भी ट्राई करता था, स्ट्रगल करता था, लोगों से मिलता था। जैसे 1-2 घंटा टाइम मिलता था, यूनिफॉर्म गाड़ी की डिक्की में रखा, दूसरे कपड़े पहने, थोड़े बाल वाल कंघी से सेट किए, सीधा ऑफिस में पहुंच गया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने ऑर्डर किया हो जी और आप किसी डायरेक्टर के घर पहुंच गए या किसी एक्टर के घर पहुंच गए खाना लेके, ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि नहीं हुआ? मतलब एक्चुअली ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था, पर उन्होंने मुझे पहचाना नहीं क्योंकि मैंने मास्क लगा रखा था। अच्छा, लॉकडाउन का टाइम था, मैंने मास्क लगा रखा था, पर उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। मैंने उनका ऑर्डर दिया और सीधा वहाँ से चलता बना। फिर बाद में मैंने सोचा कि यार अगर मेरे चेहरे पे मास्क नहीं होता तो ये मुझे पहचान लेते कि यार ये बंदा तो डायरेक्टर है, ये बंदा तो एक्टर है, डिलीवरी मार रहा है। पर भाई मेरे काम कोई बुरा नहीं होता, मेहनत करो। उनका नाम याद है? कौन थे वो? सर उनका नाम था रऊफ जिलानी, जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री में। और मतलब इन्होंने उनके साथ आपने पहले भी काम किया? जी हाँ, उनका मैं एसोसिएट डायरेक्टर था सर। अच्छा। और उनके साथ एसोसिएट में भी काम किया, उनकी मूवी में भी काम किया। अभी वो कश्मीर में शूट करने वाले हैं तो वहाँ भी काम करूँगा। पर ये चीज़ मैंने उनको बताई नहीं कि सर मैं ये करता था। अभी जो आपको ये शो मिला था जी बाबा साहब, ये शो मिला कैसे आपको? सर ये शो मुझे एक्चुअली मेरे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक रिक्वायरमेंट डाली थी, तो मैंने वो रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद मैंने अपने फ़ोटो भेजे, अपना ऑडिशन भेजा। उन्होंने मुझे ऑडिशन दिया कि इस चीज़ पे बना के दो। मेरा ऑडिशन अच्छा लगा और मुझे उस शो में लॉक कर लिया गया था। अच्छा, अभी अब बड़े लोगों के साथ काम करते हैं जी जैसे बड़ी बड़ी फिल्में आपकी चल रही है,
आ रही है, जब कभी आप देखते थे कि अरे अमेजोन पे मेरी फिल्म आएगी, G5 पे मेरी फिल्म आएगी, तो कभी आप पुराने दौर को याद करते हैं क्या? कि उस समय मैं जब जोमेटो करता था, मैं सोचता था कि हाँ मुझे ना ऐसा ये पोस्टर लगा, इस पोस्टर में मेरा भी एक फोटो छोटा सा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कब आएगा ऐसा फोटो? और अभी जब आने लग गया है तो कभी वो दिन आपको ऐसे मन में आता है क्या? हाँ, मन में आता है कि यार, मन में आता है जब मैं अपने आप को टीवी पे देखता हूँ, अपने आप को पर्दे पे देखता हूँ, तो मैं सोचता था कि मुझे तो एक्टर बनना था। मैं उस वक्त जब डिलीवरी में करता था तो ये सोचता था कि मुझे एक्टर बनना है। भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे डिलीवरी बॉय से हटा करके एक्टर बना दिया। तो आज मैं एक्टर हूँ, जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ। छोटे छोटे शोज कर रहा हूँ, छोटे छोटे शो नहीं, छोटे छोटे कैरेक्टर कर रहा हूँ। शो बहुत बड़े हैं, अभी तक मिलाकर 40-50 सीरियल में कर चुका हूँ। इस बीच में जब जोमेटो आप कर रहे थे आज, तो उसमें आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। क्या हुआ था आपको? एक्चुअली मैं 18-19 घंटे काम करता था, तो 18-19 घंटे काम करते करते मेरी जो कमर है, पीठ, इसमें पस भर गया था। अच्छा। और वो पस जब भरा तो मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि कोई उम्मीद नहीं है बचने की। तो मुझे मुंबई के BMC हॉस्पिटल में लेके गई मेरी वाइफ अकेली। वहाँ उन्होंने रिस्क लिया, पेपर पे साइन लिया कि अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं। मेरी कोई बात नहीं, आप करो। मेरा ऑपरेशन हुआ सर, और मैं ठीक हूँ अभी, मतलब 85% में ठीक हूँ। पर जो जख्म था मेरा वो अभी भी नहीं भरा है। अच्छा। बिना पट्टी के मैं चल नहीं सकता, बिना पट्टी लगाए मैं कहीं बैठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता। अभी भी मुझे जख्म थोड़ा सा है। अभी पट्टी लगाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, अभी भी पट्टी लगाता हूँ। और मैंने हिम्मत नहीं हारी। जख्म चाहे कितने भी गहरे हो, हौसला नहीं टूटना चाहिए। तो अभी दवाई आपका चल रहा है कि? जी हाँ, बिल्कुल चल रहा है, दवा मेरा चल रहा है। मेरा चेकअप होता है, डॉक्टर चेक करता है, मुझे दवाई देता है। धीरे धीरे वो जख्म भी मेरा भर रहा है। ऑपरेशन बड़ा था, इतना गहरा खड्डा हो गया था मेरे। अब आपको कैसा फील होता है ये सब चीजें होने के बाद, एक पीरियड गुजरने के बाद, इस पीरियड तक आप पहुंचे, तो आपको क्या महसूस होता है? सर एक्चुअली बात ऐसी है कि जो स्ट्रगल जो होता है आदमी का, वो कभी खत्म नहीं होता। कोशिश तो जारी रहती है इंसान की, चाहे वो कितना भी बड़ा बन जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मैंने संघर्ष किया, जो मैंने यातनाएं झेली, जो मैंने किया, वो शायद किसी ने नहीं किया होगा आज तक। लेकिन मैं बोलता हूँ कि भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते जरूर खोलता है। तो गॉड इज ग्रेट, भगवान पर भरोसा कीजिए। मेरी मम्मी बहुत बीमार थी, इस कंडीशन में भी मैं शूट भी करता था, मैं एक्टिंग भी करता था और अपनी मम्मी की सेवा भी करता था। आज मेरी माँ का ही आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मेरे दोस्तों की दुआ है, भगवान की कृपा है, जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगा कि मतलब अपनी हिम्मत को कभी मत टूटने देना, माता पिता की सेवा करना, और वो जो बैठा है ना ऊपर वाला, उससे बड़ा कोई नहीं है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। ये हमारे मनोज भाई बहुत पुराने दोस्त हैं और हमारे जिगरी वाले दोस्त हैं। लोगों के यार तो नहीं, पर जिगरी वाले दोस्त हैं। बहुत कुछ हम लोगों ने साथ में छोटी छोटी फिल्में बनाई, भाई ने भी बहुत सारे काम किए, तो मिलते रहे, जुलते रहे, और आज भाई का बोले तो सपना पूरा हो गया। मेरा भाई बहुत खुश है। और हमारी भाई की छोटी सी बिटिया है, अभी तो बड़ी हो गई। जी, अभी 8वीं में गई है। ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उसको खुश रखे और आपको भी खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। जहाँ भी रहिए खुश रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। कुछ लोगों को तो जरूर बुरी लगेगी ये बात मेरी। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हनी सिंह का। जैसा तभी एनिमल में भी हो जाएगा, बहुत हिट हुआ था वो। बहुत सारे गाने हैं। तनिष्क बागची ने मैक्सिमम गाने किसी इंडिपेंडेंट सिंगर के यूट्यूब पे था, वो उसको लेके और उसको फिर रीडिजाइन करके फिल्म में यूज किया।